हेलो एवरीवन, मैं हूं मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मौर्यन एम्पायर की, द ग्रेट मौर्यन एम्पायर की, जिसकी शुरुआत 321 बीसी में हुई और जो लगभग 185 बीसी तक चली। इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की मदद से की थी और कहा जाता है कि ये इतने पराक्रमी थे कि उस वक्त उन्होंने पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को अपने अंडर कर रखा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र की गद्दी धनानंदा को हराकर हासिल की थी। कहा जाता है कि धनानंदा ने चंद्रगुप्त के गुरु चाणक्य का अपमान किया था और जिस वजह से चाणक्य ने यह कहा कि मैं तुमसे भी बड़ा पराक्रमी राजा तैयार करूंगा और वो तुम्हें हराएगा और उस दिन मेरे अपमान का बदला लेगा। धनानंदा भी एक बहुत ही पराक्रमी राजा थे। कर्शियस जो कि एक ग्रीक राइटर थे, वो बताते हैं कि अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसने इंडिया पे 326 में बीसी में चढ़ाई की थी, उसको धनानंदा ने ही गैंगेटिक वैली को क्रॉस करने से रोका था। धनानंदा को डिस्ट्रॉयर ऑफ क्षत्रियास भी कहा जाता है। अब आइए जानते हैं कुछ ऐसे लिटरेरी और एंशिएंट सोर्सेस जिससे हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में पता चलता है। इनमें सबसे पहला नाम आता है द अर्थशास्त्र का, जिसे कौटिल्य ने लिखा था और इससे हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में लगभग सब कुछ पता चलता है। पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और हर एक बात जो मौर्यन एम्पायर में होती थी वो इस अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने लिखी हुई है। इसके अलावा विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस, जिसमें उन्होंने बताया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे धनानंदा को हराया। सेल्यूकस निकेटर जो कि एक ग्रीक राजा थे, उन्होंने मेगास्थनीज नाम के एक राइटर को चंद्रगुप्त मौर्य के पास भेजा था और उन्होंने अपनी इंडिका में मौर्यन एम्पायर के बारे में बहुत कुछ बताया है, जिससे भी हमें पता चलता है कि उस वक्त मौर्यन एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन और सोशल लाइफ कैसी थी। अशोका के जो पिलर एडिक्ट है या रॉक एडिक्ट है जो जगह जगह पाए गए हैं, उनसे भी मौर्यन एम्पायर के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। आप जैसे कि इस मैप में देख सकते हैं कि इन इन जगहों पे अशोका के मेजर रॉक एडिक्ट्स और पिलर एडिक्ट्स पाए गए हैं, जैसे कि कलसी, सहबाजगढ़ी, कंधार, लौरैया, रामपुरवा, ये सब में अशोका के एडिक्ट्स पाए गए हैं और जिनकी लिखावट से हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। आइए अब जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे और कहां से आए थे। बहुत सारी कहानियां हैं उनके बारे में, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जिनसे हमें कुछ ठोस सबूत मिलते हैं और पता चलता है कि वो कौन थे, वो कुछ ऐसे हैं। जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन जो कि रुद्र दमन ने 150 एडी में बनवाई थी, उसमें कहा गया है, बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो वैश्य ओरिजिन के थे, यानी वैश्य जाति के थे। लेकिन जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, वर्क है, वो उन्हें शाक्य क्षत्रिय क्षत्रिय कास्ट का बताते हैं। अब मौर्य टाइटल क्यों लगा उनके साथ, इसके पीछे भी बहुत सारी कहानियां हैं। कुछ लोग कहते हैं, कुछ ग्रंथ कहते हैं कि उस वक्त मगध में बहुत सारे मोर हुआ करते थे, इसलिए उन्होंने अपना टाइटल मौर्य रख लिया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उनकी माता का नाम मूरा था और इसी वजह से उन्होंने अपनी माता के नाम से ये टाइटल मौर्य रखा। सेल्यूकिड्स निकेटर जो कि ग्रीक राजा था, वो चंद्रगुप्त द्वारा हार गया और उसने हार में अफगानिस्तान, बालूचिस्तान और वेस्ट इंडस एरिया को चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। जब उसने एक प्रस्ताव रखा चंद्रगुप्त मौर्य के पास और कहा कि तुम मेरे 500 हाथी के बदले मेरी बेटी हेलेना से शादी कर लो, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे भी स्वीकार किया और इस तरह चंद्रगुप्त मौर्य ने ग्रीक प्रिंसेस हेलेना से शादी कर ली और उसके बदले उसने सेल्यूकस निकेटर को उसके 500 हाथी लौटा दिए। और खुश होकर सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज नाम के एक एम्बेसडर को मौर्यन कोर्ट में अपॉइंट कर दिया और जिसने बाद में इंडिका लिखी, जिससे मौर्यन एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल और सोशल लाइफ के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ग्रीक राइटर जस्टिन चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस भी बुलाते थे।
आइए अब जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की फैमिली ट्री। चंद्रगुप्त मौर्य के पिता का नाम क्षेमाधर्मा था और उनकी माता का नाम मूरा था। चंद्रगुप्त मौर्य की दो पत्नियां थी, दूरधरा और हेलेना। चंद्रगुप्त मौर्य के दो पुत्र थे, बिंदुसारा और शनक। और अशोका द ग्रेट जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। तो ये थी चंद्रगुप्त मौर्य की फैमिली ट्री। अब एक ग्लांस डालते हैं हम चंद्रगुप्त मौर्य के एम्पायर के बारे में, जो हमें जाननी बहुत जरूरी है। जो सोर्सेज जिनसे हमें बहुत ज्यादा बातें पता चलती हैं मौर्यन एम्पायर की, उनमें से कौटिल्य या चाणक्य की अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस और इंडिका थी। इसके अलावा सिलोन की क्रॉनिकल, दीपवंसा और महावंसा में भी हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में जानकारी मिलती है। और इसके अलावा अशोका के जो रॉक और पिलर एडिक्ट्स थे उससे भी जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 बीसी से 298 बीसी तक राज्य किया। बिंदुसारा जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे, उन्होंने 298 से 273 बीसी तक राज किया। और अशोका द ग्रेट ने 273 बीसी से 232 बीसी तक राज किया। अशोका ने कलिंग का वार लड़ा और बाद में उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया और धम्मा पॉलिसी की प्रचार किया पूरे इंडिया में। मौर्यन एम्पायर 5 प्रोविंसेस में बटा हुआ था। नॉर्दर्न प्रोविंस, साउदर्न प्रोविंस, ईस्टर्न प्रोविंस, वेस्टर्न प्रोविंस और सेंट्रल प्रोविंस। सेंट्रल प्रोविंस का हेडक्वार्टर मगध हुआ करता था। ईस्टर्न प्रोविंस जिसे प्रचय पथा कहते थे, उसका हेडक्वार्टर तोसाली या कलिंग में हुआ करता था। नॉर्दर्न प्रोविंस जिसे उत्तर पथा कहते थे, उसका हेडक्वार्टर तक्षशिला था। वेस्टर्न प्रोविंस जिसे अवंती पथा कहते थे, उसका हेडक्वार्टर उज्जैन था। और साउदर्न प्रोविंस जिसे दक्षिण पथा कहते थे, उसका हेडक्वार्टर सुवर्णगिरी में था। आइए अब जानते हैं कि नेचर ऑफ स्टेट क्या था मौर्यन एम्पायर का। मौर्यन एम्पायर में किंगशिप थी, यानी कि सुप्रीम लीडर ऑफ द स्टेट राजा ही हुआ करता था। राजा का बड़ा बेटा ही राजा बनता था और ये हेरिडिटी थी नेचर में। जो क्राउन प्रिंस थे उसको गवर्नर अपॉइंट किया जाता था प्रोविंसेस के, ताकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निक्स को सीख सके। एक राजा को पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, डिफेंसिव टेक्टिक्स बचपन से ही सिखाई जाती थी। राजा को असिस्ट करने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसे मंत्री परिषद कहा जाता है वो हुआ करती थी। इसके अलावा आमात्य, महामात्य, अध्यक्ष जो अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड हुआ करते थे, श्रीनिधता और एक मजबूत स्पाई सिस्टम, जासूसों की कड़ी पूरे साम्राज्य में फैली होती थी, जो राजा को असिस्ट करती थी राज करने में। अब जैसा मैंने बताया कि मौर्यन एम्पायर 5 प्रोविंसेस में बटा हुआ था। इसके अलावा जो कैपिटल थी मौर्यन एम्पायर की वो पाटलिपुत्रा, जो कि आज के डेट में पटना है, वो थी। अब हमने जैसे जाना पांचों प्रोविंसेस के अलग अलग हेडक्वार्टर थे, तोसाली, उज्जैन, सुवर्णगिरी और तक्षशिला। राजा के पास एक बहुत ही बड़ी आर्मी होती थी जिसमें लगभग लगभग 6 लाख इन्फेंट्री यानी कि पैदल चलने वाले सैनिक थे, 30,000 कैवेलरी यानी कि घुड़सवार थे, 9,000 हाथियों की फौज थी। तो इतनी बड़ी आर्मी एक मौर्यन एम्पायर में हुआ करती थी। इसके अलावा जो राजा थे वो टैक्स को कलेक्ट करने के लिए अलग अलग विभाग में अलग अलग लोगों को अपॉइंट करते थे। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को देखने के लिए हम ये हायरार्की देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट जिसका हेड किंग होता था। उसके अलावा फिर उसके नीचे प्रोविंसेस जिसका हेड राजकुमारों को अपॉइंट किया जाता था ताकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल को सीख सके। उसके नीचे कमिश्नरेट हुआ करती थी जिसके हेड जो प्रादेशिक होते थे वो हुआ करते थे और टैक्स कलेक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन उनके अंदर में होता था। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हुआ करती थी जिसके हेड राजुकाज हुआ करते थे, जो वहां के टैक्स कलेक्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे। उसके नीचे सिटीज होती थी जिसके हेड को नागरिक कहा जाता था और उसके नीचे ब्लॉक्स हुआ करते थे जिसके हेड को स्थानीय कहा जाता था। और सबसे नीचे जो इकाई होती थी वो विलेजेस होती थी जिसके हेड को
ग्रामीणी कहते थे, और वो वहां के टैक्स कलेक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में हम देखें तो 4 यूनिट में बटी हुई थी एडमिनिस्ट्रेशन मौर्यन एम्पायर की। सबसे पहले चक्रा यानी कि प्रोविंस हुआ करता था, जिसे चक्र कहते थे, और उसके हेड को राष्ट्रपाला या कुमारा कहते थे, जो कि राजकुमार होते थे। उसके नीचे आहार, विषय या मंडला हुआ करते थे, जो डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता था, और उसके हेड को प्रदेशिका, राजुका कहते थे, जो कि लैंड रेवेन्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। उसके नीचे संग्रहणा होते थे, जो कि ग्रुप ऑफ विलेजेस के को कहा जाता था, और उसके हेड को गोपा कहा जाता था। और सबसे नीचे जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी वो ग्राम यानी कि विलेज होती थी, और विलेज के हेड को ग्रामिका कहा जाता था। तो इतने बड़े एम्पायर को इस तरह से यूनिट वाइज बांटा गया था, ताकि आसानी से राज किया जा सके, एडमिनिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत ना आए। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह से स्टेप बाय स्टेप बांटा गया था। सबसे बड़ी इकाई जो थी वो एम्पायर थी, उसके बाद प्रोविंसेस थे, स्टेट्स, उसके बाद मंडल जो कमिश्नरेट को कहा जाता था, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जिसे आहार या विषय कहा जाता था, उसके बाद सिटी जिसे स्थानीय कहा जाता था, उसके बाद 400 गांवों का एक समूह जिसे द्रोणामुखा कहा जाता था, उसके बाद 200 गांवों का एक समूह जिसे खरवतिका कहा जाता था, उसके बाद 10 गांवों का एक समूह जिसे संग्रहण कहा जाता था, और एक गांव को विलेज यानी ग्राम कहा जाता था। तो इस तरह से मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन इकाइयों में बटा हुआ था, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थी ये बहुत ही सिस्टमेटिक थी। अब आइए जानते हैं कि जुडिशियल सिस्टम कैसा था। जी हाँ, एक बहुत ही अच्छा जुडिशियल सिस्टम मौर्यन एम्पायर में एग्जिस्ट करता था, जो कि वहां की जुडिशरी को देखता था। जुडिशियल सिस्टम 2 भागों में बटा हुआ था। उस वक्त भी कोर्ट हुआ करते थे, जहां पे बहस होती थी और न्याय होता था। कोर्ट जो थे वो 2 भाग में बटे हुए थे, एक सिविल कोर्ट था और एक क्रिमिनल कोर्ट था। सिविल कोर्ट कौन कौन से विभाग देखता था? सिविल के कोर्ट लोन, सेल, प्रॉपर्टी, मैरिज डिस्प्यूट, लैंड डिस्प्यूट, और धर्म स्थानीय जो होते थे वो इसके हेड कहलाते थे। जो इस सिविल कोर्ट के हेड होते थे उन्हें धर्म स्थानीय कहा जाता था। क्रिमिनल कोर्ट क्या क्या देखती थी? क्रिमिनल कोर्ट क्राइम को देखती थी, मर्डर को देखती थी, सेक्स ऑफेंसेस को देखती थी, और इसके हेड को कंटक शोधन कहा जाता था। यानी कि क्रिमिनल कोर्ट के जो जज थे उन्हें कंटक शोधन कहा जाता था, और सिविल कोर्ट के जो जज थे उन्हें धर्म स्थानीय कहा जाता था, और इनका भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल हुआ करता था मौर्यन एम्पायर के जुडिशियल सिस्टम में। अब मिलिट्री के बारे में जानते हैं। बहुत बड़ी मिलिट्री थी मौर्यन एम्पायर की, शायद इसी वजह से उन्होंने इतने बड़े पैमाने पे राज किया। मॉडर्न मिलिट्री में नेवल फ्लीट्स भी थे, और इन्फेंट्री थी, कैवलरी थी, चैरियट्स थे, एलिफेंट कॉर्प्स थे, सब कुछ थे। तो इतने बड़े मिलिट्री को संभालने के लिए एक सेनापति हुआ करता था, और सेनापति ने 6 कमेटी बनाई थी, और हर एक कमेटी में 5 मेंबर्स होते थे। और ये जो कमेटी थी वो अलग अलग विभाग, जो मिलिट्री विभाग थी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी। ये 6 कमेटी थी। पहली कमेटी जो कि नेवल फ्लीट के लिए सुपरविजन करती थी, जिसमें 5 मेंबर थे। दूसरी कमेटी जो कि वॉर मटेरियल के लिए सुपरविजन करती थी, इसमें भी 5 मेंबर थे। तीसरी जो कि इन्फेंट्री यानी कि जो पैदल सवार सैनिक थे उनकी देखभाल के लिए थी, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए थी, उसमें भी 5 मेंबर थे। चौथी कैवलरी यानी घुड़सवारों के लिए थी, उसमें भी 5 मेंबर थे। पांचवी जो कि रथों के लिए हुआ करती थी, जो रथ होते थे जो वॉर में इस्तेमाल होते थे, उस कमिटी में भी 5 मेंबर थे। और छठी जो कि हाथी सवार जो उनकी मिलिट्री होती थी उसकी देखभाल करते थे, उसका सुपरविजन करते थे, और उसमें भी 5 मेंबर होते थे। तो इस तरह से मिलिट्री विभाग 6 भागों में बटी हुई थी, और हर एक विभाग में 5 मेंबर्स हुआ करते थे, और इन सब का हेड सेनापति होता था। ये जानकारी हमें मेगास्थनीज के इंडिका से मिलती है।
अब आइए जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य, द ग्रेट चंद्रगुप्त मौर्य का अंत कैसे हुआ, उनकी डेथ कैसे हुई। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में जैनिज्म को अपना लिया था, और जब उन्होंने अपनी गद्दी छोड़ी तो उन्होंने अपनी गद्दी बिंदुसारा को संभालने के लिए दी, और उसके बाद वो जो जैन गुरु थे भद्रबाहु, उनके साथ मैसूर के श्रवणबेलगोला में चले गए, और वहां उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षण को स्टार्विंग से खत्म किया, यानी अपनी मृत्यु धीरे धीरे भूखे रहकर कर ली। तो इस तरह से द ग्रेट चंद्रगुप्त मौर्य का अंत हुआ और मृत्यु हुई, और अंतिम क्षणों में उन्होंने भद्रबाहु के साथ अपना समय श्रवणबेलगोला, जो कि मैसूर में है, वहां पर भूखे रहकर अपनी मृत्यु को पाया। तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य एम्पायर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम अशोका और चंद्रगुप्त मौर्य के बाकी चीजों के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको ऐसी एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू।